नमस्ते विद्यार्थियों, बगरू महिला केजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं अनिल कुमार छिपा। आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट में अर्ध अनुबंध के प्रकार या दशाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। अर्ध अनुबंध क्या है इसके बारे में एक वीडियो बना चुके हैं, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे अर्ध अनुबंध जो है उसकी दशाएं पढ़ेंगे। ऐसी कौन कौन सी अवस्थाएं, ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती है जहां पर अर्ध अनुबंध ऑटोमेटिक लागू हो जाता है। तो जो विद्यार्थी नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं उसको मैं अर्ध अनुबंध के बारे में छोटा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। अर्ध अनुबंध एक ऐसे अनुबंध होते हैं जो सामान्य व्यक्तियों पर या आपराधिक व्यक्तियों पर या गलती करने वाले व्यक्तियों पर कानून द्वारा थोप दिए जाते हैं। अर्थात व्यक्ति की स्वयं की कोई इच्छा नहीं होती है उस अनुबंध को करने की, परंतु फिर भी वो अनुबंध व्यक्ति को मजबूरी से मजबूर किया जाता है ताकि वो अनुबंध कर सके। ये जो अनुबंध होते हैं ये पूरे पूरे कानूनी अनुबंध होते हैं। उदाहरण देख सकते हैं, आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, आपने रेड लाइट क्रॉस कर दी है, तो वहाँ पर आपने जो रेड लाइट क्रॉस की है तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली आप दायी हो गए हैं, आपने कानून तोड़ दिया है, इसलिए आपको वहाँ पर जुर्माना देना ही पड़ेगा। आप नहीं चाहते जुर्माना देना, आप फाइन को भरना नहीं चाहते, लेकिन कानूनी दबाव आपके ऊपर रहेगा, आपको जो है उस जुर्माना जो है वो भरना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार के अनुबंध जो व्यक्ति नहीं चाहता है लेकिन फिर भी कानून द्वारा उनको करने पड़ते हैं, तो ऐसे अनुबंध जो होते हैं वो कहलाते हैं अर्ध अनुबंध। अब आगे हम पढ़ रहे हैं कि अर्ध अनुबंध जो होगा उनके प्रकार क्या है, उनकी दशाएं क्या है। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए आज हम अर्ध अनुबंध की दशाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखेंगे विद्यार्थियों, इसकी जो दशाएं जो है अर्ध अनुबंध के जो प्रकार हैं तो मुख्यतः 5 प्रकार हैं जो बोर्ड पर लिखे हुए हैं। हम एक एक प्रकार या एक एक दशा के बारे में पढ़ेंगे। फिर से बोल रहा हूँ विद्यार्थियों, ये 5 सिचुएशन ऐसी सिचुएशन है जहां पर अर्ध अनुबंध स्वतः ही लागू हो जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो देखते हैं एक बार हमारे इसका अर्ध अनुबंध के प्रकार या दशाओं का हमारा जो पहला पॉइंट है वो है अनुबंध के लिए अयोग्य। ये कहना चाह रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अनुबंध करने के लिए अयोग्य है, अर्थात उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया है उस व्यक्ति को या उस अवैध व्यक्ति को कि वो अनुबंध आगे नहीं कर सकता। तो ऐसी दशा के अंदर अर्ध अनुबंध कब लागू होगा? तो देखेंगे विद्यार्थियों, कोई ऐसा व्यक्ति है जो अनुबंध करने के लिए क्या है, अयोग्य है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर व्यक्ति जो है अनुबंध करने के लिए अयोग्य है लेकिन इसे किसी वस्तु की आवश्यकता है और वो वस्तु अगर ए नाम का व्यक्ति इस अयोग्य जो है बी नाम का जो व्यक्ति है इसे कोई वस्तु दे देता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये अयोग्य है अनुबंध करने के लिए, इसलिए इस सीधे सीधे इस व्यक्ति से पैसे नहीं मांग सकता। क्यों नहीं मांग सकता? पैसा मांग भी ले और ये पैसे नहीं भी दे तो ये व्यक्ति इस पर केस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अयोग्य व्यक्ति जो होते हैं वो अनुबंध करने के लायक नहीं होते हैं। कानून की नजरों में ये अयोग्य होते हैं। जिनसे आप अनुबंध करते भी हो तो इसकी हानि स्वयं को उठानी पड़ती है। परंतु इस व्यक्ति का कोई संरक्षक है, इस व्यक्ति का कोई संरक्षक है और ये ए व्यक्ति इस अयोग्य बी व्यक्ति को कोई ऐसी वस्तु प्रदान करता है जो जीवन जीने के लिए आवश्यक है, जो इस व्यक्ति के जीने के लिए आवश्यक है। ऐसा कोई वस्तु ए नाम का व्यक्ति बी नाम के अयोग्य व्यक्ति को देता है, तो ऐसी स्थिति में ये ए नाम का व्यक्ति जो है उसके संरक्षक पर या बी नाम के व्यक्ति पर क्या कर सकता है, वो केस कर सकता है। और केस करने के बाद में इन दोनों व्यक्तियों को या तो ये हो सकता है ये हो सकता है, इन दोनों व्यक्तियों पर कानून जो है प्रेशर डालता है कि बी या तो बी और या संरक्षक जो है इनको इनकी वस्तु की जो राशि है वो चुकाए। वो दबाव डालेगा, कानून के ऊपर दबाव डालेगा।
तो स्थिति आपको समझ में आ गई होगी। अर्थात वही बात है कि ये व्यक्ति दोनों पैसे नहीं देना चाहते, परंतु कानून जो है ये कहता है कि मैं अयोग्य हूं, मैं पैसे क्यों दूं। ये भी कह सकता है वैसा वास्तव में अयोग्य है, भले इसका संरक्षक ये कहता अयोग्य हो, पैसे क्यों दे, क्योंकि इनकी मंशा पैसे चुकाने की है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर इसने इसको ऐसी वस्तु दी है जो इसके जीने के लिए जरूरी थी, तो आप कानून कोर्ट में केस कर सकते हो और कानून जो है कानूनी रूप से आप इनसे पैसे वसूल कर सकते हो। बस पॉइंट के लिए इतना ध्यान रखना है कि वो वस्तु ऐसी होनी चाहिए जो इसके जीवन जीने के लिए आवश्यक हो, जैसे दवाइयाँ, खाना या अन्य कोई ऐसी वस्तु जो जीवन के लिए आवश्यक होती है। ऐसी वस्तु के पैसे वसूल कर सकता है, अन्य सामान्य रूप से नहीं कर सकता, लेकिन ऐसी वस्तु के लिए कर सकता है। ठीक है विद्यार्थियों, इसको मिटा देते हैं। दूसरी दशा जो है वो आती है हमारे पास अन्य पक्षकारों की तरफ से धनराशि दे। कई बार ये होता है, देखेंगे एक बार इसको समझ लेंगे हम। एक व्यक्ति होता है, देखेंगे अन्य पक्षकारों की तरफ से धनराशि दे। अगर एक व्यक्ति है वो किसी अन्य व्यक्ति से किसी प्रकार की धनराशि उधार लेता है और उसे ये कह देता है कि अगर आपने 5 महीने में वो धनराशि नहीं लौटाई तो आपके जो मकान के जो कागज हैं वो मेरे पास रहेंगे और आपके मकान का स्वामी मैं हो जाऊंगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर कोई तृतीय पक्षकार या तृतीय व्यक्ति आकर उस पहले वाले व्यक्ति को कोई धनराशि चुका देता है। अगर पहले वाले व्यक्ति को कुछ तृतीय पक्षकार आकर कुछ धनराशि चुका देता है तो वो तृतीय व्यक्ति जो है उस द्वितीय पक्षकार से जिसने धन उधार लिया था वो उससे कानूनी रूप से धन प्राप्ति के लिए आवेदन कर सकता है, केस कर सकता है। अगर वो पैसे नहीं देता है तो कानून द्वारा उस पर अनुबंध थोप दिया जाएगा कि जिस प्रकार से आप इस प्रथम पक्षकार को पैसे दे रहे थे उसी प्रकार से अब आप द्वितीय पक्षकार जो हो वो तृतीय पक्षकार को वो धनराशि चुकाएगा। मुझे पता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे आप, मैं उदाहरण देता हूँ विद्यार्थी आपको। उसका सबसे बढ़िया उदाहरण है, देख लेंगे एक बार। आपके दिमाग में एक चीज लिखना, ए नाम का व्यक्ति है जो बी नाम के व्यक्ति को क्या देता है, धनराशि उधार देता है। देखेंगे ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति को धनराशि उधार देता है और ये ए नाम का व्यक्ति जो है इसके मकान के कागज अपने पास गिरवी रख लेता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये कहता है कि अगर 5 महीने में अगर आपने मेरी धनराशि वापस नहीं लौटाई तो मैं आपके मकान पे कब्जा कर लूंगा, अर्थात ए जो है बी के मकान पर कब्जा कर लेगा। तो ऐसी स्थिति में 5 महीने गुजर जाते हैं। जब ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति के मकान पर कब्जा करने वाला था, मालिकाना हक लेने वाला था, तभी एक व्यक्ति आता है सी नाम का। वो सी नाम का व्यक्ति क्या करता है, जो बी नाम का जो व्यक्ति है जिसने पैसे उधार लिए थे वो सी नाम का व्यक्ति इसकी जितनी धनराशि थी जो उधार ली थी वो ए को चुका देता है। अब कौन चुका रहा है, सी चुका रहा है बी की धनराशि ए को। ठीक है विद्यार्थियों, अब ए की धनराशि किसने चुका दी, सी ने चुका दी। अब ए का काम खत्म हो गया क्योंकि ए के पास ए के पैसे आ गए और ये कागज जो है वो वापस लौटा देता है। अब ये जो सी है वो बी नाम के व्यक्ति से पैसे ले सकता है। अगर बी मना करता है कि मैंने आपसे कोई पैसे उधार नहीं लिए, मैंने तो ए नाम के व्यक्ति से पैसे उधार लिए, तो ये सी नाम का व्यक्ति कोर्ट में जाकर बी पर केस करके सी नाम का व्यक्ति से पैसे वसूल कर सकता है। कोर्ट जो होगा, हमारा कानून जो होगा, इस पर दबाव बनाएगा पैसे देने के लिए। नहीं चाहता है पैसे देना, सी को पैसे देना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी कानून इसके ऊपर दबाव बनाएगा बी के ऊपर ताकि वो सी को पैसे दे सके।
तो ये कानून द्वारा थोपा गया अनुबंध होता है। तो इस प्रकार का जो अनुबंध होगा वो क्या रहेगा, अन्य पक्षकार की तरफ से धनराशि दे। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, अगला हमारे पास शुल्क योग्य कार्य का निःशुल्क लाभ उठाना। शुल्क योग्य कार्य का निःशुल्क लाभ उठाना अर्थात एक व्यक्ति है जो किसी द्वितीय व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई वस्तु देता है, जिसके बदले में द्वितीय पक्षकार को उसको धनराशि देनी चाहिए थी, परंतु द्वितीय पक्षकार जो है उसको निःशुल्क यूज में ले लेता है, निःशुल्क उपयोग करता है और वापस वो वस्तु जो है प्रथम व्यक्ति को या प्रथम पक्षकार को लौटा देता है। तो ऐसी स्थिति में जो प्रथम पक्षकार है उसको क्षति पहुंचती है, उसकी वस्तु की क्षति हो जाती है। तो प्रथम पक्षकार जो है वो द्वितीय पक्षकार पर कानूनी रूप से केस लगाकर या उससे आग्रह करके धनराशि वसूल कर सकता है। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं कि ए नाम का व्यक्ति होता है, ए नाम का जो बी नाम के व्यक्ति को किसी प्रकार की वस्तु उपयोग के लिए देता है। बी का यह दायित्व बनता है कि वो उस वस्तु का या तो किराया उसे दे या इसका शुल्क जो बनता है वो शुल्क या इसकी कीमत जो है वो ए नाम के व्यक्ति को दे। लेकिन बी नाम का व्यक्ति ना तो किराया देता है ना इसको शुल्क देता है। तो ये ए नाम का जो व्यक्ति है वो बी नाम के व्यक्ति पर कानून द्वारा प्रेशर डलवाता है और इससे कानून से आग्रह करता है कि मुझे अपनी वस्तु की या तो किराया या इसका जो शुल्क होता है या इसकी कीमत होती है वो दिलवाई जाए। तो कानून क्या करता है, फिर बी के ऊपर प्रेशर डालता है। और कानून के द्वारा जब बी पे प्रेशर डाला जाता है, जब उसे कानूनी रूप से उसको बाध्य किया जाता है, तो बी नाम का जो व्यक्ति है वो ए नाम के व्यक्ति को फिर उसकी कीमत या इसका शुल्क या इसका किराया दे देता है। तो ऐसी सिचुएशन अगर आपको देखने को मिले तो वहां पर भी अर्ध अनुबंध लागू होता है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हम चौथे पड़ाव की तरफ, चौथे बिंदु की तरफ, खोई हुई वस्तु पर अर्ध अनुबंध। देखेंगे एक बार, अगर कोई ऐसी वस्तु है जो किसी व्यक्ति से खो जाती है और किसी अन्य व्यक्ति को मिल जाती है, अर्थात ए नाम के व्यक्ति की कोई वस्तु है जो खो जाती है और वो वस्तु जो है बी को मिल जाती है। बी को क्या वस्तु मिल गई है, ध्यान से देखना विद्यार्थियों, ए नाम की कोई वस्तु है जो खो जाती है, वो वस्तु बी नाम के व्यक्ति को मिल जाती है। तो पहली बात तो यह है कि बी व्यक्ति को क्या क्या करना चाहिए। पहला, उस वस्तु की पूर्ण रूप से देखभाल करनी चाहिए। दूसरा, उस वस्तु को स्वयं के उपयोग में नहीं लेना चाहिए। तीसरा, अगर उस वस्तु में किसी प्रकार की वृद्धि हो जाती है, अगर उस वस्तु की किसी प्रकार में वृद्धि हो जाती है तो उस वृद्धि वाली जो वस्तु की जो वृद्धि हो गई उस वृद्धि को भी वापस लौटा देना चाहिए। चौथा है, इसके जो वस्तु उसको मिली है उसको स्वयं की वस्तु में नहीं मिलाना चाहिए। पांचवा है कि पूर्ण रूप से उस वस्तु का जो मालिक जो होता है उस मालिक को ढूंढना चाहिए। छठा है कि जो वस्तु इसको बी को मिली है, अगर बी ने इसके ऊपर कुछ खर्चा किया है, किसी भी प्रकार का खर्चा कर रहा हो, तो वो सही रूप से जो खर्चा किया है वो उस ए से वसूल कर सकता है। ये तो भी बी की बात। परंतु अगर बी नाम का व्यक्ति
बी नाम का जो व्यक्ति है वो ए नाम के व्यक्ति को वो वस्तु लौटाना ही नहीं चाहता। अगर बी नाम का व्यक्ति जो है वो ए नाम के व्यक्ति को वस्तु लौटाना ही नहीं चाहता और ये बात ए को पता चल गई हो, तो ऐसी स्थिति में ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति पर कानूनी रूप से प्रेशर डलवाएगा। वो आग्रह करेगा कानून से कि बी नाम के व्यक्ति के पास मेरी कोई भी वस्तु है, कृपया आप मुझे वो वस्तु वापस दिलवाने का कष्ट करें। एक कानून को कहेगा वो ए नाम का व्यक्ति, तो कानून जो है बी नाम के व्यक्ति पर ये अनुबंध को थोप देगा कि आपको जो ए नाम का जो व्यक्ति है, इसको जो वस्तु आपको मिली है वो आपको कानूनी रूप से ए नाम के व्यक्ति को वापस लौटानी ही पड़ेगी। इसमें बी नाम के व्यक्ति ने जो भी पैसे इसके रखरखाव में खर्च किए हैं वो पैसे वो ए नाम के व्यक्ति से वसूल कर सकता है। ठीक है विद्यार्थियों, इसका लास्ट जो आएगा हमारे पास वो है गलती या उत्पीड़न के अधीन धनराशि वसूलना। कई प्रकार के व्यक्ति ऐसे होते हैं जो द्वितीय पक्षकार को डराते हैं, उनको धमकाते हैं, उनको चोट पहुंचाते हैं या गलती से किसी न किसी प्रकार से धनराशि प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, देखेंगे एक बार, इसमें एक शब्द आया है उत्पीड़न। उत्पीड़न का मतलब ये होता है कि शारीरिक रूप से किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना, नुकसान पहुंचाकर उसे किसी न किसी प्रकार का अनुबंध उसकी इच्छा के विरुद्ध करवा लेना। तो ऐसी सिचुएशन को उत्पीड़न कहते हैं। तो ये जो उत्पीड़न जो है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, अर्थात ए नाम का व्यक्ति जो है वो बी नाम के एक व्यक्ति है, उसे किसी प्रकार से शारीरिक नुकसान पहुंचाकर इससे किसी प्रकार का जबरदस्ती या बिना इसकी इच्छा के कोई अनुबंध करवा लेता है और ये मजबूरी में आकर, दबाव में आकर वो अनुबंध कर लेता है। बी नाम का व्यक्ति ए नाम के व्यक्ति के दबाव में आकर किसी प्रकार का इच्छा के विरुद्ध अनुबंध कर लेता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब ये व्यक्ति फ्री हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, तो वो कानून के द्वारा ए के ऊपर क्या डलवाएगा? प्रेशर डलवाएगा, ताकि वो किया हुआ अनुबंध जो है वो रद्द किया जा सके तथा ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति से जो अनाधिकृत धनराशि वसूल की है वो धनराशि भी कानूनी रूप से ए को जो है बी को लौटानी पड़ेगी। ठीक है विद्यार्थियों, अगर किसी भी प्रकार से कोई भी धनराशि अगर हम गलत तरीके से किसी व्यक्ति से लेते हैं तो कानून जो है उसके ऊपर प्रेशर डालता है कि आपने धनराशि जो है गलत तरीके से वसूल की है, तो आप इस धनराशि को वापस उसी व्यक्ति को लौटा दें जिसकी वो धनराशि वास्तव में होती है। तो ऐसी 5 दशाएं अक्सर देखने को मिलती है हमारे जीवन के अंदर जिस पर अर्ध अनुबंध लागू होता है। ठीक है विद्यार्थियों, एग्जाम में आपको अर्ध अनुबंध के प्रकार भी लिख सकता है पेपर के अंदर, या अर्ध अनुबंध की दशाएं भी लिख सकता है। तो इस वीडियो को देखने से पहले विद्यार्थियों एक बार पिछला वीडियो देख लेंगे, तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।